कल अपने पर्ट के बारे में अध्ययन किया था और पर्ट और सीपीएम यानी पर्ट यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स और सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड, इनका कल अपने अध्ययन किया था। अब आज इसका दूसरा भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। आज है पर्ट तंत्र या पर्ट प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स इन पर्ट नेटवर्क और पर्ट प्रोसेस। पर्ट तंत्र का निर्माण करने अर्थात पर्ट प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नानुसार है। पहला, क्रियाओं तथा घटनाओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। पर्ट तंत्र की प्रक्रिया का प्रारंभ करने के लिए परियोजना प्रबंधक को सर्वप्रथम उन क्रियाओं या घटनाओं को पहचान करनी पड़ती है जो उसकी परियोजना में की जानी या होनी है। यहाँ क्रिया से तात्पर्य परियोजना के कार्य के उस भाग से है जिसे पूरा करने में संसाधनों एवं समय की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक क्रिया का एक छोर होता है, या प्रारंभिक छोर अंतिम छोर होता है। इस क्रिया के प्रत्येक छोर या बिंदु को ही घटना कहते हैं। क्रिया के जो छोर होते हैं उनको ही घटना कहते हैं। एक घटना में दूसरी घटना तक आगे बढ़ने हेतु ही क्रियाएं की जाती हैं, एक्टिविटीज की जाती है। प्रत्येक परियोजना प्रबंधक को अपने परियोजना का विश्लेषण करके उसकी क्रियाओं एवं घटनाओं को निश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से वह अपनी परियोजना के लिए आवश्यक संसाधनों एवं समय को आसानी से निर्धारित कर सकेगा। दूसरा चरण है क्रियाओं एवं घटनाओं का अनुक्रम करना, क्रियाओं एवं घटनाओं का अनुक्रम बनाना, सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट। परियोजना की क्रियाओं एवं घटनाओं के निर्धारण के बाद उन सबका अनुक्रम निर्धारित कर लेना चाहिए। उनका अनुक्रम तर्कपूर्ण होना चाहिए। कौन सी क्रिया किस क्रम में पूरी की जाएगी इसका पूरा स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। जो क्रियाएं साथ साथ पूरी की जाती है उन्हें भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। जो क्रियाएं साथ साथ पूरी की जाती है उसे भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। क्रियाओं एवं घटनाओं का अनुक्रम निर्धारित करते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी घटना तभी पूरी की जा सकती है जबकि उसकी पूर्ववर्ती घटनाएं पूरी हो गई हो। अनुक्रम बनाते समय विभिन्न क्रियाओं एवं घटनाओं में आपसी संबंध भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। अपेक्षित समय का अनुमान लगाना, एस्टिमेटिंग द एक्सपेक्टेड टाइम, पर्ट तंत्र की प्रक्रिया का तीसरा चरण है। प्रत्येक क्रिया एवं घटना को पूरा करने में लगने वाले अपेक्षित समय का अनुमान लगाना। अपेक्षित समय का अनुमान लगाने हेतु प्रत्येक क्रिया के लिए 3 समय अनुमान लगाए जाते हैं और उनका भारित औसत वेटेड एवरेज ज्ञात किया जाता है। पहला, आशावादी समय अनुमान, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेटेड, ये इसको अपन टीओ बोलते हैं। ये वह न्यूनतम समय है जो किसी क्रिया को सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों में करने में लग सकता है। दूसरा है अधिकतम संभाव्य समय अनुमान, इसको अपन बोलते हैं टीएम। ये वह समय है जो किसी क्रिया को सामान्य परिस्थितियों या दशाओं में पूरा करने में लग सकता है। और तीसरा है निराशावादी समय अनुमान, इसको अपन टीपी बोलते हैं। ये वह अधिकतम समय है जो किसी क्रिया को निकृष्टतम संभव परिस्थितियों वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में पूरा करने में लग सकता है। अपेक्षित समय का अनुमान लगाने हेतु या पर्ट समय की गणना करने हेतु एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। सूत्र इस प्रकार से है, टीई अपेक्षित समय बराबर टीओ प्लस T4TM प्लस TP अपॉन 6। यहाँ टी का अर्थ है अपेक्षित समय, तक टीओ का मतलब है आशावादी समय, टीएम का मतलब है अधिकतम संभावित समय और टीपी का मतलब है निराशावादी समय। सभी क्रियाओं के लिए अनुमानित समय को जोड़कर संपूर्ण परियोजना का पूरा करने के लिए अनुमानित समय को ज्ञात किया जा सकता है। किंतु ये ध्यान रहे कि सीपीएम में केवल एक ही समय का अनुमान लगाया जाता है, अतः इसमें औसत की गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनुसूचित करना, चौथा चरण है अनुसूचित करना, शेड्यूलिंग। पर्ट तंत्र की स्थापना के अगले चरण में क्रियाओं एवं घटनाओं का अनुसूचन किया जाता है। अनुसूचन से तात्पर्य क्रियाओं को समय क्रम में लगाना है। इससे ज्ञात हो जाता है कि कौन सी क्रिया कब कितने समय में पूरी की जानी है। और पांचवा चरण है क्रांतिक पथ या चरम पथ का निर्धारण, डिटरमाइनिंग क्रिटिकल पथ। इस चरण पर परियोजना प्रबंधक परियोजना का क्रांतिक पथ या चरम पथ निर्धारित करता है
क्रांतिक पथ परतंत्र पर दर्शाया गया वह मार्ग है जिसको अपनाने पर किसी परियोजना की सभी क्रियाओं और घटनाओं को संपन्न करने में सर्वाधिक लंबा समय लगता है। क्रांतिक पथ परियोजना की प्रत्येक क्रिया में लगने वाले समय को जोड़कर ज्ञात किया जाता है, किंतु जो क्रिया एक साथ संपन्न की जाती है उन क्रियाओं के समय को इसमें जोड़ा नहीं जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि क्रांतिक मार्ग योजना परियोजनाओं को पूरा करने का समय सबसे लंबा मार्ग होता है, किंतु ये मार्ग परियोजना के लिए सबसे छोटा मार्ग निर्धारित करता है। ऐसा इसलिए कि क्रांतिक पथ में ये मान्यता होती है कि परियोजना की कुछ क्रिया तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उनकी पूर्ववर्ती क्रियाएं पूरी नहीं कर ली जाती है। क्रांतिक पथ वस्तुतः एक गंभीर जोखिम युक्त पथ ही है, क्योंकि यदि इस पथ पर आने वाली किसी भी क्रिया में विलंब होता है तो संपूर्ण परियोजना में ही विलंब हो जाता है। दूसरी ओर जो क्रांतिक पथ क्रिया क्रांतिक पथ पर नहीं होती है उनमें विलंब होने से परियोजना पर अंततः कोई प्रभाव नहीं होता है। अतः प्रत्येक परियोजना प्रबंधक को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि क्रांतिक पथ की क्रियाओं में कोई विलंब नहीं हो। इतना ही उसी विलंब की संभावना टालने हेतु सक्रिय रूप से प्रयास भी करने चाहिए। इस हेतु परियोजना प्रबंधक को गैर क्रांतिक पथ की क्रियाओं पर लगे संसाधनों को क्रांतिक पथ की विलंब वाली क्रियाओं पर अंतरित करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। छठा है उपक्रांतिक पथ एवं शिथिल समय की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग सब क्रिटिकल पथ एंड सेलेक्ट टाइम। क्रांतिक पथ के अतिरिक्त सभी पथ उपक्रांतिक पथ कहलाते हैं। परियोजना क्रियाओं को पूरा करने में इस मार्ग का अनुसरण करने पर न्यूनतम समय लगता है। क्रांतिक पथ तथा उपक्रांतिक पथ के बीच समय के अंतर को शिथिल समय कहते हैं। शिथिल समय वह अतिरिक्त समय है जो परियोजना पर खर्च किया जा सकता है और परियोजना के पूरी होने में विलंब भी नहीं होता है। अतः परियोजना प्रबंधक समय का उपयोग उन क्रांतिक क्रियाओं में कर सकता है जिनमें विलंब हो रहा है। परतंत्र का निर्माण, फॉर्मुलेटिंग द परट नेटवर्क। सभी क्रियाओं घटनाओं आदि के अनुक्रम निर्धारित कर लेने, उनका अनुसरण कर लेने तथा क्रांतिक पथ एवं क्रांतिक पथ ज्ञात हो जाने के बाद परतंत्र का निर्माण किया जाता है। परतंत्र का निर्माण करने के लिए प्रवाह चित्र के समान एक रेखा चित्र बनाया जाता है जिसमें सभी क्रियाएं एवं घटनाएं निश्चित अनुक्रम में प्रदर्शित की जाती है। फिर 8वां परियोजना का नियंत्रण, कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। परियोजना का नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है कि सभी क्रियाएं तथा घटनाएं निर्धारित अनुक्रम एवं समय पर हो। अतः सभी क्रिया और घटनाओं के अनुमानित समय की वास्तविक समय से तुलना करनी चाहिए। इनमें कोई विचलन या अंतर हो तो उनके कारणों को ज्ञात करना चाहिए। जो क्रियाएं या घटनाएं क्रांतिक पथ पर आती है उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि उन्हें यथासमय पूरा करने में कठिनाई आती है तो गैर क्रांतिक पथों की क्रियाओं के संसाधन विलंब वाली क्रांतिक पथों की क्रियाओं पर अंतरित कर देना चाहिए। अनुवर्तन एवं संशोधन, फॉलोअप एंड मॉडिफिकेशन। नियोजन एवं नियंत्रण सदैव निरंतर चलने वाली क्रिया है। पर तकनीक से विकसित परियोजना कार्यक्रम का भी निरंतर अनुवर्तन किया जाना चाहिए। एक बार निर्धारित क्रांतिक पथों को अंतिम नहीं समझ लेना चाहिए, उनमें भी समय परिस्थिति को ध्यान में रखकर आवश्यक संशोधन करना चाहिए। क्रिया और घटनाओं के अनुक्रम में परिवर्तन और संशोधन की आवश्यकता पर भी विचार करना चाहिए। जब भी आवश्यक हो संपूर्ण परतंत्र से आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए तथा ताकि परियोजना न्यूनतम समय एवं लागत में पूरी की जा सके। इस प्रकार परतंत्र की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। अब है परट के लाभ कि परट तकनीक अपनाने से क्या लाभ होते हैं। एडवांटेज ऑफ परट यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। परट तकनीक को अपनाने के प्रमुख लाभ निम्नानुसार है। पहला, नियोजन हेतु प्रेरणा। परट तकनीक प्रबंधकों को नियोजन की प्रेरणा देती है। इसका कारण यह है कि बिना नियोजन के समय और घटनाओं का विश्लेषण संभव ही नहीं है। नियोजन करने से ही निर्धारित समय में निर्धारित कार्य पूरे हो सकते हैं। सर्वत्र नियोजन की प्रेरणा। परट सभी स्तरों के सभी प्रबंधकों को नियोजन हेतु प्रेरित करने वाली तकनीक है। इसका कारण यह है कि परतंत्र का रेखाचित्र बनाने के लिए प्रथम से अंतिम चरण तक नियोजन आवश्यक है। अतः प्रत्येक प्रबंधक को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी क्रियाओं और घटनाओं का नियोजन करना ही पड़ता है। तीसरा है कार्य संबंधों एवं अनुक्रमों का स्पष्टीकरण।
पढ़तंत्र का रेखा चित्र ये स्पष्ट कर देता है कि कौन सा कार्य किस दूसरे कार्य पर निर्भर है। इससे विभिन्न क्रियाओं के संबंधों एवं अनुक्रम का स्पष्टीकरण भी हो जाता है। चौथा, संसाधनों एवं समस्याओं का पूर्वानुमान। पढ़ तकनीक की सहायता से परियोजना के लिए आवश्यक संसाधनों तथा उसमें आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान किया जा सकता है। इससे यह भी पहले से ज्ञात हो जाता है कि परियोजना के प्रत्येक चरण में कितनी देरी हो सकती है। फलतः यथा समय समुचित उपयोग करके समस्याओं को दूर किया जा सकता है तथा देरी को टाला जा सकता है। विकल्पों की तुलना एवं चयन। पढ़तंत्र का एक लाभ यह भी है कि ये परियोजना के क्रियान्वयन के विभिन्न विकल्पों की पहचान करने, उनमें तुलना करने तथा श्रेष्ठ विकल्प का चयन करने में प्रबंधकों की सहायता करता है। प्रमुख क्रियाओं पर ध्यान। पढ़ तकनीक से प्रमुख या क्रांतिक क्रियाओं की पहचान की जा सकती है, अतः प्रबंधक उन क्रियाओं पर अधिक ध्यान दे सकते हैं जो क्रांतिक क्रियाएं यथासमय पूरी नहीं हो रही होती है। सातवां लाभ है प्रभावी संप्रेषण। पढ़तंत्र का एक लाभ यह भी है कि यह प्रभावी संप्रेषण में सहायक है। पढ़तंत्र से सभी प्रबंधकों को अपने अपने कार्यों में उनकी समय सीमा को भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। इससे परियोजना से संबंधित सभी व्यक्तियों को परियोजना के विभिन्न चरणों की भी स्पष्ट सूचना हो जाती है। नेक्स्ट है संसाधनों का सदुपयोग। क्रांतिक पथ तथा उपक्रांतिक पथ के बीच के अंतर को शिथिल समय कहते हैं। शिथिल समय में प्रबंधक को क्रांतिक पथ की क्रियाओं से साधनों को हटाकर क्रांतिक पथ की क्रियाओं में लगा देते हैं। फलतः महत्वपूर्ण क्रियाओं में विलंब नहीं हो पाता है और संसाधनों का सदुपयोग हो जाता है। नेक्स्ट है लोचशीलता। पढ़ तकनीक में लोचशीलता का गुण पाया जाता है। फलतः प्रबंधक समय समय पर क्रांतिक पथ में परिवर्तन कर सकता है। प्रबंधक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निरंतर क्रांतिक पथ में परिवर्तन कर सकता है। न्यूनतम भूल चूक। पढ़तंत्र एक प्रवाह चार्ट के समान रेखा चित्र है जिसमें सभी क्रियाओं को अनुक्रम में दर्शाया जाता है। फलतः क्रियाओं में घटनाओं को पहचानने में भूल चूक बहुत ही कम होती है। भूल हुई क्रियाओं घटनाओं की तत्काल जानकारी हो जाती है। लागत समय में कमी। यह सिद्ध हो चुका है कि पढ़ तकनीक से परियोजना के समय व लागत में कमी आती है। अमेरिका के पोलेरस प्रक्षेपास्त्र परियोजना में पर्यटक के उपयोग से 2 वर्ष के समय की बचत हुई थी। परियोजना में समय की बचत से लागतों में बचत स्वतः होती है। अन्य लाभ। पढ़ तकनीक के अपनाने से अन्य अनेक लाभ भी होते हैं जो इस प्रकार से हैं। परियोजना की कार्य योजना पहले से तैयार हो जाती है। समय और लागत पहले से निश्चित की जा सकती है। परियोजना का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। परियोजना संबंधी ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। पढ़ की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ पढ़ तकनीक की कुछ जैसे लाभ है उसकी कुछ सीमाएं भी है। जैसे ये परियोजना का प्रबंध नहीं करती। पढ़ तकनीक परियोजना का प्रबंध नहीं करती बल्कि ये केवल नियोजन एवं नियंत्रण में सहायता करती है। अतः इस तकनीक के अपनाने के बाद भी प्रबंधक को अन्य प्रबंधकीय कार्य यथा संगठन, अभिप्रेरण, नेतृत्व आदि के कार्य करने ही पड़ते हैं। समय अनुमान में कठिनाई। पढ़ तकनीक की एक सीमा यह भी है कि परियोजना की प्रत्येक क्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय का सही अनुमान लगाना कठिन होता है। गलत अनुमान से संपूर्ण परियोजना की सफलता ही खतरे में पड़ जाती है। अस्पष्ट परियोजनाएं। जो परियोजनाएं पूर्णतः स्पष्ट नहीं की जा सकती या जिनकी क्रियाओं की स्पष्ट पहचान नहीं की जा सकती, उन परियोजनाओं के नियोजन एवं नियंत्रण के लिए यह तकनीक उपयोगी नहीं होती है। आसान एवं आवृत्तिमूलक परियोजनाएं। जो परियोजनाएं सरल है तथा बार बार पूरी की जाती है उनमें नियोजन नियंत्रण के लिए तकनीक अनुपयोगी है, उपयोगी नहीं है। यानी यह तकनीक अनावर्त प्रकृति की परियोजनाओं के लिए ही उपयोगी है। अत्यधिक अनिश्चितता। जो परियोजनाएं अत्यधिक अनिश्चितता की परिस्थितियों में बनाई व संचालित की जाती है उनके लिए यह तकनीक उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। यह तकनीक एक उच्च सीमा तक पूर्वानुमान की जा सकने वाली परिस्थितियों में ही अधिक उपयोगी है। खर्चीली। यह तकनीक अन्य परंपरागत तकनीक की तुलना में खर्चीली भी है। इसका कारण यह है कि पढ़ तंत्र का निर्माण करने में योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों में उच्च तकनीकी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इन सब में भारी व्यय होता है। समय पर अत्यधिक बल। पढ़ तकनीक में परियोजना के समय पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि लागत पर बहुत कम। अतः यह तकनीक वहाँ अति उपयोगी है जहाँ परियोजना का समय पर पूरा होना बहुत महत्वपूर्ण हो।
ये उस दिशा में ही उपयोगी हो सकती है जहाँ समय और लागत में प्रत्यक्ष संबंध हो, किंतु ये तकनीक वहाँ उपयोगी नहीं होती है जहाँ समय के अतिरिक्त किसी अन्य बात का अधिक महत्व हो। नवीन संगठन संरचना की आवश्यकता। पर्ण तकनीक का उपयोग करने के लिए उच्च योग्यता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में कभी कभी विद्यमान संगठन संरचना अपर्याप्त एवं असुविधाजनक हो जाती है, अतः नवीन संगठन संरचना बनानी पड़ सकती है। रेखीय अधिकारियों की भूमिका पर आँच। पर्ण तकनीक में तकनीक विशेषज्ञों का महत्व बढ़ जाता है, फलतः संगठन के रेखीय अधिकारियों का महत्व कम होने लगता है और क्रियात्मक विशेषज्ञों का महत्व बढ़ जाता है। नियंत्रण के अन्य कार्य आवश्यक। नियंत्रण के अन्य कार्य आवश्यक। पर्ण तकनीक से परियोजना के समय का नियंत्रण अवश्य किया जा सकता है, किंतु परियोजना के अन्य पहलुओं का नियंत्रण यथा सामग्री नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, लागत नियंत्रण, प्रबंधन के अंकन आदि के कार्य तो करने ही पड़ते हैं। पर्ण के प्रयोग क्षेत्र। एरियाज ऑफ पर्ण एप्लीकेशन। भाई पर्ण को कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जा सकता है। पिछले 40-42 वर्षों से पर्ण तकनीक का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं में किया जा रहा है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाएं निम्नानुसार है जिनके नियोजन एवं नियंत्रण में पर्ण का प्रयोग किया जाता है। नवीन संयंत्रों, अभवनों, अस्पतालों के निर्माण परियोजनाओं में, पुल बांध परियोजनाओं में, अंतरिक्ष प्रक्षेपास्त्रों की परियोजनाओं में, नवीन उत्पादों के नियोजन तथा बाजार में प्रस्तुतिकरण में और नए उत्पाद के उत्पादन विपणन क्रियाओं के समन्वय में, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपकरण व्यवस्था की संस्थापना में, सरकारी कोषों संचालित परियोजनाओं के नियंत्रण में, परियोजनाओं के रखरखाव के अनुसूचन में, जहाज निर्माण परियोजनाओं के समन्वय में, वायुयान निर्माण परियोजनाओं के समन्वय में, बड़े संगठनों के एकीकरण कार्यक्रम का समन्वय नियंत्रण करने में, बड़े अधिवेशनों एवं सम्मेलनों के आयोजन का नियोजन नियंत्रण करने में, बड़े शोध कार्यक्रमों तथा जनगणना कार्यक्रमों का नियोजन नियंत्रण करने में। पर्ण तथा सीपीएम में समानताएं। सिमिलरिटीज बिटवीन पर्ण एंड सीपीएम। पर्ण तथा सीपीएम दोनों ही मूल रूप में एक समान तंत्र नेटवर्क एनालिसिस तकनीक है, एक समान तंत्र विश्लेषण है तकनीकें हैं। दोनों को ही जुड़वा तकनीकी कहा जाता है क्योंकि दोनों का विकास लगभग एक ही समय में हुआ था। इन दोनों तकनीकों के बीच विद्यमान कुछ और समानताओं नीचे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पहली, दोनों ही तकनीकों में किसी परियोजना को पूरा करने में की जाने वाली क्रियाओं को पहचानना जाता है तथा उन्हें एक तर्कपूर्ण अनुक्रम में लगाया जाता है। दूसरा, दोनों ही तकनीकों में क्रियाओं घटनाओं को तंत्र पर प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें क्रमशः तीव्र गोलों के द्वारा प्रकट किया जाता है। तीसरा, दोनों ही तकनीकों का उद्देश्य परियोजना को पूरा करने में लगने वाले समय और लागत का नियंत्रण करना है। चौथा, दोनों ही तकनीकी तंत्र रेखा चित्र पर संकट पथ की जानकारी करना अनिवार्य समझती है। दूसरे शब्दों में दोनों ही तकनीकों का उद्देश्य किसी परियोजना को पूरा करने के सबसे लंबे मार्ग को ज्ञात करना होता है। और पांचवा, दोनों ही तकनीकों की यह मान्यता है कि कोई भी क्रिया घटना तब तक प्रारंभ नहीं हो सकती जब तक कि उसकी पूर्ववर्ती क्रियाएं घटनाएं संपन्न नहीं हो जाती। इस प्रकार ये पर्ण तथा सीपीएम में समानताएं हैं। अब है पर्ण तथा सीपीएम में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्ण एंड सीपीएम। दोनों तकनीकों में बहुत समानताओं के उपरांत में इन दोनों में कुछ अंतर भी है जिनको हमें स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला, पर्ण में 3 समय अनुमान लगाए जाते हैं, आशावादी, निराशावादी तथा अधिकतम संभावित समय। तत्पश्चात उनका भारित औसत निकालकर प्रत्येक क्रिया का समय अनुमान लगाया जाता है, जबकि सीपीएम में केवल एक ही समय अनुमान लगाया जाता है जिसे क्रिया को पूरा करने का सामान्य समय कहते हैं। यह अनुमान पिछले आंकड़ों तथा अनुभव के आधार पर लगाया जाता है। दूसरा अंतर, पर्ण में सभी क्रियाओं की समयावधि निर्धारित करने में अनिश्चितता को ध्यान में रखा जाता है, जबकि सीपीएम में यह मान्यता है कि सभी क्रियाओं को पूरा करने की समयावधि बहुत ही निश्चितता के साथ निर्धारित की जा सकती है। परियोजना की प्रकृति। पर्ण तकनीक उन परियोजनाओं में अधिक अपनाई जाती है जो अनजानी होती है अथवा जिनकी क्रियाओं के संबंध में पूर्व आंकड़े अनुभव नहीं होता है, जबकि सीपीएम उन परियोजनाओं में अधिक अपनाई जाती है जिनके संबंध में पूर्व आंकड़े अनुभव उपलब्ध होते हैं। पर्ण तकनीक पूर्ववर्ती आंकड़ों एवं अनुभव की मान्यताओं पर आधारित नहीं है, जबकि सीपीएम पूर्ववर्ती आंकड़ों या अनुभव की मान्यताओं पर आधारित है। पर्ण में समय तत्व पर बहुत बल दिया जाता है। यह तकनीक परियोजना को यथा समय पूरा करने पर अधिक बल देती है, जबकि लागत को गौण महत्व देती है।
जबकि सीपीएम में समय तत्व की अपेक्षा लागत तत्व पर अधिक बल दिया जाता है। पढ़ का मूल लक्ष्य यथासमय परिणाम प्राप्त करना है, अतः परिणाम प्रधान है, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्निक है। जबकि सीपीएम प्रक्रिया प्रधान प्रोसेस ओरिएंटेड तकनीक है, जिसमें प्रक्रिया के चरणों का यथावत पालन करना अनिवार्य होता है। उपयोगिता: पढ़ तकनीक उन प्रयोजनों में अधिक उपयोगी है जिनको यथासमय पूरा करना हो, यद्यपि समय के नियंत्रण से लागत सर्वत्र नियंत्रित होती है। जबकि सीपीएम तकनीक तब अधिक उपयोगी है जबकि निर्धारित लागत पर प्रयोजनों को पूरा करना आवश्यक हो, यद्यपि लागत नियंत्रण से समय सीमा भी अवश्य नियंत्रित होती है। इस प्रकार अपन ने आज पढ़ता सीपीएम दो तकनीकें थी उनका विश्लेषण करके अध्ययन किया है और इसके बारे में अपनी समानता असमानता, इसकी प्रक्रिया और इसमें क्या लाभ क्या सीमाएं इसकी, इनके बारे में अपने अध्ययन किया है। धन्यवाद।